कुछ ऐसे व्यक्तित्वों को भी छीन करके ले गया है जिनकी क्षति हमारे लिए और हमारे साहित्यिक समाज के लिए जो है वो बहुत अधिक हुई है, जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्योंकि वो हमसे जुड़े रहे, लेखन से जुड़े रहे, साहित्यिक कर्म में उनका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान जो है वो रहा है, तो मैं उन सभी पुण्य आत्माओं को याद करते हुए, क्योंकि हमारे बीच से छेरिंग दोरजे जी जो कि बहुत बड़े एक जो है वो जिनको एनसाइक्लोपीडिया कहा जा सकता है, इतना अथाह साहित्य का और लोक संस्कृति का भंडार वो थे और आज वो हमारे बीच में नहीं हैं। साथ में हमारे एक और ऑथर्स गिल्ड ऑफ हिमाचल के भी अवार्डी दुर्गा प्रसाद राव जी जो है वो भी जो है वो इस कोरोना काल में जो है वो हमसे अलविदा जो है वो ले गए हैं। इसी के साथ साथ जो है वो गुलाब सेन जी और नवल ठाकुर जी। और सबसे बड़ी बात जो है वो मैंने ये देखी है कि ये सभी जो है वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, बहुत अधिक चलने फिरने वाले व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी इस काल के क्रूर पंजे ने जो है वो इन्हें हमसे छीन लिया है। तो मैं उनके पुण्य आत्मा की शांति हेतु और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो जो है वो हमारे बीच में नहीं है, भगवान उनको अपने श्री चरणों में जगह दे और वो परलोक में बैठे हुए हम सभी का जो है वो मार्गदर्शन जो है वो करते रहें। तो हम 2 मिनट के लिए जो है वो उनके उसमें जो है वो मौन रखेंगे और उसके बाद फिर हम अगला कार्यक्रम जो है वो शुरू करेंगे। हमारा मौन जो है वो उनके पुण्य आत्मा के लिए जो है वो एक रस्म है जिसका निर्वाह करना पड़ता है। वैसे तो हम दिन के 20 बार मिलते हैं। जहाँ तक लेखन का प्रश्न है, हमारे उसी कैटेगरी के दोस्त हैं, मित्र हैं, रोज़ मिलने वाले हैं, मस्ती करने वाले हैं, गप्पे मारने वाले हैं। लेकिन आज इस मंच के ऊपर विराजमान हैं जो हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। मैं इनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और आपसे भी चाहूँगा कि इनकी सम्मान में इतनी तालियां बजाई जाए कि बिजली महादेव तक भी इनके बाद आगे आएँ और सम्मान की प्रक्रिया को अंजाम दें। जनाब फरासतुल्लाह खान साहब, ये कह दूँ कि वैसे तो ये हिमाचली है, बदा में रहते हैं, हमारे तहसीलदार साहब के पड़ोसी हैं, ऑथर्स गिल्ड ऑफ हिमाचल के कार्यकारिणी के सदस्य हैं और हमारी इस संस्था के लिए कि ये आन बान और शान है। तो आज ये इनके कर कमलों से ये सम्मान प्रक्रिया जो है वो पूरी की जा रही है। और ये कामों को होना चाहिए सम्मान हमारे बंद करके उनको प्रदान किया जा रहा है। अगले सम्मान को ग्रहण करने के लिए मैं शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि कृपया वो अपने स्थान से थोड़ा सा कष्ट करें। कष्ट मैं नहीं कह सकता। अच्छा, धन्यवाद। हाँ हाँ, वाजिब, आप सबका धन्यवाद। अब वो बस्ताना जी की पुस्तक के मुताल्लिक़ कुछ पढ़ेगी। हिंदू शर्मा अखबार में आपने कल पढ़ा होगा कि वो उसके ऊपर टिप्पणी करें। एक हमारे और लेखिका नवोदित पत्र लिखती हैं, अब साहित्य की ओर भी अग्रसर हुई हैं।
तो इनका तालियों से इतना स्वागत करो कि आज ये सम्मान प्रक्रिया पूरी होती है। क्या विशेषण लगाऊं, जितने भी उपस्थित हैं, मैं क्या गुणगान करूं, क्या बखान करूं। मैं तो एक छोटी सी लेखिका मात्र हूं, तो मेरा ये परम सौभाग्य मैं मानती हूं कि विद्रोही जी ने मुझे ये कार्य सौंपा। ना जाने क्या समझकर सौंपा, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ कि मैं इतने बड़े हिमाचल के एक दिग्गज साहित्यकार की पुस्तक पर विवेचन करूँ। मेरी वाणी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं इतने बड़े साहित्यकार की पुस्तक का विवेचन करूं। मैं क्या कहूं, माना कि मैं लेखन से जुड़ी हूं, परंतु इतने बड़े दिग्गज लेखक की पुस्तक का मैं क्या गुणगान करूं। मेरी वाणी में इतनी सामर्थ्य नहीं है। फिर भी मुझे विद्रोही जी और समस्त टीम का आभार व्यक्त करना है जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा। महोदय, इतना तो आप सभी समझते हैं कि विवेचन तो उस कृति का हो सकता है जो नज़रों से गुजरी हो या जिसे पढ़ा हो, परंतु ये पुस्तक जो है मिटिया दी पकड़, ये अभी अभी मेरे हाथ में आई है, तो मैंने इसके मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दिया है। तो ये तो इतनी अच्छी पुस्तक लिखी गई है कि मेरे पास शब्द ही नहीं है इसका बखान करने के लिए। इस पुस्तक के बारे में जो मैंने अभी देखा है, जाना है, तो इसकी भाषा जो है मृदु भाषा, पहाड़ी में बहुत ही मृदु भाषा, सरल सहज शब्दों में लिखी गई है। इसमें कांगड़ा की सुप्रसिद्ध लोक संस्कृति में है सहज सुंदर शब्दों के पुष्पों से इस लोक निबंध माला के रूप में इसे पिरोया गया है। कांगड़ा के रहन सहन, खान पान, रीति रिवाजों, त्योहारों, परंपराओं का समस्त उल्लेख इसमें मिलता है। प्रकृति के समस्त नदी नालों, झरनों, पहाड़ों, वहाँ की मिट्टी की खुशबू और मुख्य रूप से मिट्टी के ऊपर मिट्टी की जो पकड़ है, हमारी जड़ें, हमारी जो है आधार मिट्टी में ही हम पनपते हैं। मिट्टी की सौंधी सुगंध से हम पलते बढ़ते हैं। यदि हम अपनी मिट्टी को ही छोड़ दें तो हमारे पास विरासत के रूप में क्या रह जाएगा। अब इस मिट्टी से जुड़ी ही परंपराएं, रीति रिवाज, जिनमें हम जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जिस प्रकृति के बीच में हम पलते बढ़ते हैं, हमारे जो रीति रिवाज है उसी से जुड़े हैं। हम उसी में अपनी सांस ले रहे हैं, अपना हमारा जो पालन पोषण उसी में हो रहा है। तो हमारी जितनी भी परंपराएं हैं उसी संबंधित हैं। इसलिए इन्होंने इसमें जो है अनेक गाथाएं, लोक कथाएं, दुख दर्द, जीवन के सुख दुख का बहुत ही गहरे ढंग से वर्णन किया है। मेरे लिए तो मैं तो ये समझती हूँ कि ये तो वर्णनातीत है, जिसका वर्णन ही करना बहुत ही कठिन हो। मैं कह नहीं सकती मैं किन शब्दों का चुनाव करूं इस पुस्तक की प्रशंसा में। इतनी अच्छी ये पुस्तक लिखी गई है और ख़ास करके अगली पीढ़ी के लिए तो ये पुस्तक वरदान है। हमारा जितना भी हिमाचली साहित्य संजोया गया है, पुस्तकों में पुष्पों के रूप में, मालाओं के रूप में पिरोया गया है, मैं समझती हूँ कि हमें इसका संरक्षण, संवर्धन करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारा जो ये साहित्य इन लोक परंपराओं के रूप में जो पिरोया गया है वह अलमारियों में ही बंद पड़ा रह जाए। ऐसा ना हो। प्रत्येक लेखक का ये दायित्व बनता है कि वह इस साहित्य को, जो कुछ भी लिखा गया है, इसे संभाल कर रखे, इसका संरक्षण करे ताकि नष्ट ना हो। हमारी जो है विरासत में हमें जो संस्कृति मिली है, सभ्यता मिली है, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो हमें अपने वातावरण से जो भी मिला है, हम इसे संभाल कर रखें। तो महोदय, अब मैं इस पुस्तक के बारे में क्या कहूँ। मैं तो ये कह सकती हूँ कि अतीत की ओर हमारा जो वर्तमान है धीरे धीरे अतीत की ओर सरकता जा रहा है। हमें पता भी नहीं चलता है कि समय किस तेज़ी से व्यतीत हो रहा है। तो हमारी ये जो धरोहर है ये कहीं विलुप्त ना हो जाए यदि हमें इसे नहीं संभाला। इसलिए हमें अपने आप को इसके लिए तैयार करना होगा। तो मैं संक्षेप में कह सकती हूँ कि ये अमूल्य धरोहर है जिसे आने वाली पीढ़ियाँ जो है याद करती रहेंगी, हमेशा संभाल कर रखेंगी। तो मैं ये कह सकती हूँ कि विद्रोही जी जो इतने बड़े महान लेखक हैं, जिनके लिए मैं कुछ भी कहूँ तो वो कम होगा, मैं कह नहीं सकती हूँ। तो विद्रोही जी ने इसका प्राकथन लिखा है, तो आप समझिए कि जो मैंने कहा वह भी कम है। मैं इस प्राकथन को ही मेरी टिप्पणी समझिए। विद्रोही जी का ये प्रयास, मुझे विश्वास है कि ये
बेकार नहीं जाएगा। मैं कह सकती हूँ कि आप इस सुनने के बाद उनका स्वागत जोरदार तालियों से ज़रूर करेंगे। तो मैं अब पढ़ती हूँ जो विद्रोही जी ने लिखा है। सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का उपक्रम है मिट्टिया दी पकड़। भारतवर्ष के प्रत्येक गांव के विभिन्न अंचलों के छोरों में रह रहे परिवारों से निःसृत होने वाले आचार विचार, व्यवहार, संस्कार, रहन सहन एवं वस्त्राभूषण इत्यादि को मिलाकर लोक परंपराओं का जन्म होता है। इन सब में वहाँ के नदी नालों और झरनों के पानी की कल कल में एक रूपता और रिदम या संगीत लहरी पनपती हुई दिखाई देती है। आंचलिक परंपराओं के मिलन से ग्रामीण संहिता बनती है और यही संहिताएं जब घटकों, विखंडों, खंडों से होकर जनपदों तक पहुंचती हैं तो उनका वही विकसित व परिष्कृत रूप उस जनपद की लोक सभ्यताएं कहलाती हैं। 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी की लोकोक्ति का जब जनपद में समावेश होता है तो इनमें भी परस्पर की विभिन्नता समाप्त होकर उनमें एक रूपता आ जाती है। यही एकीकरण की प्रक्रिया विभिन्न प्रांतों और फिर समूचे भारत की एक रूपता का कारण बनती है, जिसे हम बड़े गौरव के साथ भारतीय संस्कृति का नाम देते हैं। वेद भले ही हमारी प्राचीनतम संहिताएं हैं, फिर भी ये लोक से पूर्व की कृतियां नहीं हैं। लोक की गाथाएं, उनके कथानक और प्रसंग जैसे ययाति के वंशज, पुरुखा, पुरुरवा, उर्वशी, यम यमी इत्यादि, ये सब लोक से ही तो चलकर ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में प्रविष्ट हुए हैं। इसलिए ये सत्य है कि लोक के प्राचीनतम आख्यान ही कालांतर में भारतीय संस्कृति के विभिन्न आदर्शों के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। प्रगतिवादी युग की अंधी दौड़ और परिवर्तन का क्रमिक विकास सृष्टि के सृजन से ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता चला आ रहा है। जो कल था वह आज नहीं है और उसी का विकसित रूप नित्य प्रति हमारे सम्मुख आता जा रहा है। रावण की सोने की लंका आज सोने की नहीं है, ये तो बहुत पुराना इतिहास है। अभी कल की ही बात है, मैंने अपने दादाश्री की पाकशाला के बर्तन देखे और जिस कटोरी या थाली में मेरी दादी मरहूम मुझे खाना परोसती थी वह आज ढूंढे से नहीं मिलती। आज तो सारा किचन ही क्रोकरी से, सैलों के बर्तनों से, चमचम करती कटलरी तथा अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है। मानव ने आज प्रकृति को भी अपनी दासी बना लिया है। स्विच ऑन करो तो गैस जल पड़ेगी, नल के नीचे तक केवल हाथ ले जाने की ही आवश्यकता है, पानी स्वयं में भी निकलने लग पड़ता है। घर हो या दफ्तर हो, मुख्य द्वार के सामने जाकर खड़े होते ही दरवाज़ा एकदम खुल जाता है। रोटी के बीच का हिस्सा जो अंदर से भली प्रकार से पकाया नहीं जा सकता था, आज कुछ क्षणों में आप ब्रेड के भीतरी भाग को ही पका हुआ प्राप्त कर सकते हैं। ये सब बदले हुए वक्त की ही देन है।